हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक बुक लेकर आया हूँ। इसका मैं हिंदी में आपको इसकी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। इसका नाम है रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग। रॉबर्ट डी कियोसाकी की ये पुस्तक है और इसमें हम जानेंगे कि उन्होंने किन बिंदुओं को छुआ है और क्या क्या बातें इसमें कही है। आइए शुरू करते हैं प्रस्तावना से। इस पुस्तक को पढ़कर आप क्या सीखेंगे? अमेरिका का द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन SEC किसी व्यक्ति को मान्यता प्राप्त निवेशक तब मानता है जब उसके पास $2 लाख या उससे अधिक की वार्षिक आय हो, या दंपत्ति के रूप में $3 लाख या उससे अधिक की आय हो, या $10 लाख या इससे अधिक नेटवर्थ या शून्य संपत्ति हो। SEC ने यह शर्तें इसलिए रखी हैं ताकि संसार के कुछ सबसे बुरे और सबसे खतरनाक निवेशों से औसत निवेशक की रक्षा हो सके। समस्या यह है कि इन्हीं शर्तों की वजह से औसत निवेशक संसार के कुछ सबसे अच्छे निवेशों से भी वंचित रह जाता है। यह भी एक कारण था जिसकी वजह से अमीर डैड औसत निवेशक को सलाह देते हैं, औसत मत बने रहो, शून्य से शुरुआत करना। यह पुस्तक 1973 में मेरे वियतनाम से लौटने से शुरू होती है। मरीन कॉर्प से मेरी वापसी में 1 साल से भी कम समय बचा था। इसका मतलब था कि 1 साल से भी कम समय में मेरे पास ना तो कोई नौकरी होगी, ना ही पैसा, ना ही संपत्ति। तो यह पुस्तक एक ऐसे बिंदु से शुरू होती है जो आप में से कई के लिए परिचित होगा, और यह शून्य से शुरुआत का बिंदु है। 1973 में मेरे पास तो बस यह सपना था कि मैं किसी दिन बहुत अमीर बनूंगा और ऐसा निवेशक बनूंगा जो अमीरों के निवेशों में निवेश कर सके। इन निवेशों के बारे में बहुत कम लोगों को पता चलता है क्योंकि इनके बारे में वित्तीय अखबारों में कुछ नहीं छपता और निवेश दलाल इन्हें सार्वजनिक तौर पर बेचते भी नहीं हैं। यह पुस्तक तब शुरू होती है जब मेरे पास निवेशक बनने के एक सपने के सिवाय कुछ नहीं था और बस मेरे अमीर डैडी का मार्गदर्शन था। चाहे आपके पास निवेश करने के लिए बहुत कम पैसा हो या ढेर सारा हो, चाहे आप निवेश के बारे में बहुत कम जानते हो या बहुत ज़्यादा, वह पुस्तक आपकी दिलचस्पी के लिए है। निवेश बड़ा ही जटिल विषय है, परंतु इसे यथासंभव सरल बनाने की कोशिश की गई है। यह पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए लिखी गई है जो बेहतर जानकार निवेशक बनने में रुचि रखता है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो। अगर आप पहली बार निवेश पर कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं और इस बारे में चिंतित हैं कि कहीं ज़्यादा जटिल ना हो, तो चिंता छोड़ दें। आप में तो बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप खुले दिमाग से इसे शुरू से अंत तक पढ़ जाएं। अगर पुस्तक के कुछ हिस्से आपको समझ ना आएं तो बस शब्द ही पढ़ लें और अंत तक पढ़ते रहें। हो सकता है कि आप हर चीज़ न समझ पाएं, लेकिन इसके बावजूद पूरी पुस्तक पढ़ने पर आप निवेश के बारे में उन लोगों से ज़्यादा जान जाएंगे जो वर्तमान में शेयर बाज़ार में निवेश कर रहे हैं। दरअसल पूरी पुस्तक पढ़कर आप निवेश के बारे में इतना अधिक जान जाएंगे जितना वह लोग भी नहीं जानते जिन्हें निवेश संबंधी सलाह देने के लिए तनख्वाह मिलती है। यह पुस्तक सरल निवेशों के शुरू होकर परिष्कृत निवेशों तक आगे जाती है। इससे आपको विस्तृत विवरण और जटिलता के दलदल में फंसाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। कई मायनों में यह पुस्तक सरलता से शुरू होती है और सरल ही बनी रहती है। हालांकि इससे कुछ बेहद परिष्कृत निवेश रणनीतियों का उल्लेख किया गया है। यह एक अमीर व्यक्ति की कहानी है जो एक युवक का मार्गदर्शन करता है। निवेश के अक्सर गलत समझे जाने वाले निवेश को स्पष्ट करने के लिए समय समय पर तस्वीरों और रेखाचित्रों का इस्तेमाल भी किया गया है। धन का 90/10 का नियम। मेरे अमीर डैडी इतालवी अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो परेटो द्वारा खोजे गए 80/20 के नियम की कद्र करते थे, जिसे न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता था। लेकिन पैसे के क्षेत्र में अमीर डैडी 90/10 के नियम की ज़्यादा कद्र करते थे, जिसका
मत है कि 10% लोग 90% पैसा बनाते हैं। मैं इस बारे में व्यक्तिगत तौर पर चिंतित इसलिए हूँ क्योंकि अधिक परिवार अपने भविष्य के संबल के लिए अपने निवेशों पर निर्भर हैं। समस्या यह है कि हालांकि आज बहुत से लोग निवेश कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम सुशिक्षित या प्रशिक्षित निवेशक हैं। शेयर बाजार के लुढ़कने या ढहने पर सारे नए निवेशकों का क्या होगा? अमेरिका के संघीय सरकार विनाशकारी क्षति से हमारी बचत का बीमा करती है, लेकिन यह हमारे निवेशों का बीमा नहीं करती है। इसलिए जब मैंने अपने अमीर डैडी से पूछा था, आप औसत निवेशक को क्या सलाह देना चाहेंगे, तो उनका जवाब था, औसत मत बने रहो। औसत कैसे न रहा जाए। निवेश के बारे में बहुत जागरूकता तभी बन गई, माफ़ कीजिएगा, निवेश के विषय के बारे में मैं बहुत जागरूक तभी बन गया था जब मेरी उम्र बस 12 साल थी। तब तक निवेश की अवधारणा दरअसल मेरे दिमाग में थी ही नहीं। मेरे दिमाग में तो निवेश के नहीं, बेसबॉल और फुटबॉल के ही विचार रहते थे। मैंने वह शब्द सुना तो था, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, जब तक कि मैंने खुद अपनी आंखों से यह नहीं देख लिया कि निवेश की शक्तियाँ क्या कर सकती हैं। मुझे याद है, मैं उस आदमी के साथ समुद्र तट पर टहल रहा था जिसे मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ। हमारे साथ उनका बेटा माइक भी था, जो मेरा सबसे अच्छा मित्र था। अमीर डैडी ने उसी समय एक जायदाद खरीदी थी और वह मुझे तथा अपने बेटे को वही दिखाने लाए थे। हालांकि तब मेरी उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन फिर भी मुझे एहसास था कि मेरे अमीर डैडी ने उस वक्त हमारे करने की सबसे मूल्यवान जायदाद में से एक खरीद ली थी। उस कच्ची उम्र में भी मैं जानता था कि बालुई समुद्र तट की जायदाद सामान्य जायदाद से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। मेरा पहला विचार था, माइक के डैडी इतनी महंगी जायदाद कैसे खरीद सकते हैं। मैं वहीं पर खड़ा रहा और मेरे नंगे पैरों से लहरें टकराती रहीं। मैं उस आदमी को देख रहा था जिसकी उम्र मेरे असल डैडी जितनी ही थी और जो अपने जीवन का एक बहुत बड़ा आर्थिक निवेश कर रहे थे। मुझे इस बात की हैरानी थी कि उनके पास इतनी महंगी जायदाद को खरीदने के पैसे कहाँ से आए। मुझे मालूम था कि मेरे असल डैडी की उनसे कहीं ज़्यादा कमाई थी, क्योंकि वह ऊंची तनख्वाह पाने वाले सरकारी अधिकारी थे और उन्हें गाढ़ी तनख्वाह मिलती थी। लेकिन मैं यह भी जानता था कि मेरे असल डैडी कभी भी समुद्र तट के सामने वाली ज़मीन खरीद नहीं सकते। तो फिर माइक के डैडी इस ज़मीन को कैसे खरीद सकते थे, जबकि मेरे असल डैडी नहीं खरीद सकते थे। उस वक्त मैं यह बात नहीं जानता था कि पेशेवर निवेशक के रूप में मेरा करियर उसी पल शुरू हो गया था जब मुझे निवेश शब्द की शक्ति का एहसास हुआ था। अपने अमीर डैडी और उनके बेटे माइक के साथ समुद्र तट पर टहलने की उस घटना को लगभग 40 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग मुझसे उनमें से कई सवाल पूछते हैं जो मैंने उस दिन पूछने शुरू किए थे। मेरे निवेश कक्षाओं में लोग मुझसे कमोबेश वैसे ही सवाल पूछते हैं जो मैंने अपने अमीर डैडी से पूछे थे। मसलन, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं निवेश कैसे कर सकता हूँ? दूसरा, मेरे पास निवेश करने के लिए $10 हैं, आपके हिसाब से मुझे कहीं निवेश करना चाहिए? तीसरा, आप किस में निवेश करने की सलाह देते हैं, अचल संपत्ति में, म्यूचुअल फंड में या फिर शेयरों में? क्या मैं बिना पैसों के अचल संपत्ति या शेयर खरीद सकता हूँ? क्या पैसे बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती? क्या निवेश जोखिम भरा है? कम जोखिम में आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा कैसे हो जाता है? क्या मैं आपके साथ निवेश कर सकता हूँ? लोग निवेश शब्द के भीतर छिपी शक्ति को समझ रहे हैं। कई लोग तो यह जानते हैं कि इस शक्ति को वह हासिल करें। जब आप यह पुस्तक पूरी पढ़ लेंगे तो आपको इनमें से कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर कुछ सवालों के जवाब यहाँ ना भी मिलें तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ आपको इतनी प्रेरणा मिल जाएगी कि आपके लिए कारगर जवाब खुद खोजने के लिए आगे मेहनत करेंगे। 40 साल से भी अधिक समय से पहले मेरे अमीर डैडी ने मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की वह यह थी कि उन्होंने मेरे भीतर निवेश के बारे में उत्सुकता की चिंगारी भर दी।
मेरी उत्सुकता तब जागी जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे सबसे अच्छे मित्र के डैडी, जो तनख्वाह संबंधी तुलना करने पर मेरे असल डैडी से कम पैसे बनाते थे, ऐसे निवेश कैसे खरीद सकते थे जिन्हें खरीदना सिर्फ अमीर लोगों के ही बूते की बात थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरे अमीर डैडी में एक ऐसी शक्ति थी जो मेरे असल डैडी के पास नहीं थी, और मैं भी वैसी ही शक्ति हासिल करना चाहता था। कई लोग इस शक्ति से घबराते हैं और इससे दूर ही रहते हैं, जबकि कुछ इसके शिकार बन जाते हैं। मैं इस शक्ति से दूर नहीं भागा। मैंने इसकी निंदा करते हुए ऐसी बातें नहीं की, अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं, यह निवेश खतरनाक है, या अमीर बनने में मेरी कोई रुचि ही नहीं। इसके बजाय मैंने जिज्ञासु बन गया। इस शक्ति को समझने की मेरी जिज्ञासा और इसे हासिल करने की मेरी इच्छा ही थी, जिन्हें ज्ञान और योग्यताएं भी कहा जाता है, जिन्होंने मुझे खोजने और सीखने की आजीवन मार्ग पर अग्रसर किया।